नमस्कार। आज हम सब मिलकर जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर हमारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते कैसे हैं, और इसका जवाब मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में छिपा है। कभी सोचा है कि हमारी आंखों का रंग या बालों का स्टाइल या कद काठी हमारे माता पिता से इतनी मिलती जुलती क्यों होती है? आखिर ये सारे गुण, ये सारी खासियतें आती कहाँ से हैं? देखिए, ये एक ऐसी पहेली है ना, जिसे एक सदी से भी ज्यादा पहले एक साधु और वैज्ञानिक ने सुलझाना शुरू किया था। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिलेंगे मेंडल से, फिर सीखेंगे जेनेटिक्स की भाषा, और उसके बाद एक एक करके उनके तीनों मशहूर नियमों को समझेंगे, और आखिर में देखेंगे कि उनके काम का निचोड़ क्या निकला। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रेगर मेंडल से, वो साधु जिन्होंने आनुवंशिकता के बड़े बड़े रहस्यों पर से पर्दा उठाया। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स यूं ही नहीं कहा जाता। और देखिए, कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई बहुत असाधारण चीज नहीं चुनी, बल्कि एक बहुत ही आम सा मटर का पौधा चुना। और यकीन मानिए, इसी सीधे साधे पौधे ने मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव रख दी। मेंडल का जीनियस तरीका ये था कि उन्होंने सिर्फ उन गुणों पर फोकस किया जो एकदम साफ साफ दिखते थे। जैसे पौधा या तो लंबा था या बौना, बीज या तो गोल था या फिर झुर्रीदार, कोई बीच का रास्ता नहीं। और इसी सादगी ने उन्हें वो पैटर्न देखने में मदद की जो उनसे पहले कोई नहीं देख पाया था। अच्छा, अब मेंडल के नियमों में गहराई से उतरने से पहले हमें जेनेटिक्स की एबीसी सीखनी होगी। तो चलिए फटाफट कुछ जरूरी शब्दों से जान पहचान कर लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है जीन। जीन को आनुवंशिकता की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट समझिए। ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन या निर्देश है जो किसी खास गुण को कंट्रोल करता है, जैसे आंखों का रंग क्या होगा या कद कितना लंबा होगा। अब एक ही जीन के अलग अलग रूप या कह लें कि वर्जन हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं एलील। जैसे अगर हम पौधे की लंबाई वाले जीन की बात करें तो उसके दो एलील हो सकते हैं। एक लंबेपन के लिए, जिसे हम कैपिटल टी से दिखाएंगे, और दूसरा बौनेपन के लिए, जिसे हम स्मॉल टी से दिखाएंगे। और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, कुछ एलील होते हैं डोमिनेंट, यानी कि प्रभावी, जैसे हमारा कैपिटल टी। ये अपनी चलाते हैं, मतलब अगर इनकी एक भी कॉपी मौजूद हो तो पौधा लंबा ही होगा। और दूसरे होते हैं रिसेसिव, यानी अप्रभावी, जैसे स्मॉल टी। ये बेचारे अपना असर तभी दिखा पाते हैं जब इनकी टीम में कोई डोमिनेंट वाला ना हो, मतलब जब दोनों ही कॉपियां स्मॉल टी की हों। तो अब जब हम ये बेसिक शब्द समझ गए हैं, तो हम तैयार हैं मेंडेल के पहले और सबसे सीधे साधे नियम को जानने के लिए। इसे कहते हैं प्रभुत्व का नियम या द लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी जो गुण दिखता है उसी का नियम। ये नियम बस इतना कहता है कि जब दो अलग अलग अलील एक साथ मौजूद हों तो सिर्फ डोमिनेंट वाला ही अपना असर दिखाएगा, रिसेसिव वाला बेचारा छिपा रह जाएगा। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है जब एक शुद्ध लंबे पौधे, यानी जिसके पास दोनों कैपिटल टी हैं, उसको एक शुद्ध बौने पौधे, यानी जिसके पास दोनों स्मॉल टी हैं, उसके साथ क्रॉस कराया जाता है। जो नई पीढ़ी पैदा होती है उसे एक कैपिटल टी लंबे वाले पौधे से और एक स्मॉल टी बौने वाले पौधे से विरासत में मिलता है। तो उन सबका जेनेटिक मेकअप हो जाता है टी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? पहली पीढ़ी, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसके सारे के सारे पौधे लंबे हुए। कमाल है ना? भले ही उन सब के अंदर बौनेपन वाला स्मॉल टी एलील मौजूद था, लेकिन डोमिनेंट टी एलील ने उसे पूरी तरह से ढक दिया, उसे छिपने पर मजबूर कर दिया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेंडल ने अनुमान लगाया था। पर एक मिनट, वो बौनेपन वाला छिपा हुआ गुण आखिर गया कहाँ? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? नहीं। और यहीं पे एंट्री होती है मेंडल के दूसरे नियम की, पृथक्करण का नियम या द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये नियम बताता है कि छिपे हुए गुण वापस कैसे आते हैं। ये नियम हमें ये बताता है कि जब किसी जीव की प्रजनन कोशिकाएं यानी गैमीट्स बनते हैं तो उसके पास मौजूद अलील का जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को दो में से सिर्फ एक ही अलील देता है।
तो सोचिए, अगर हम पहली पीढ़ी वाले दो टीटी पौधों के बीच में क्रॉस कराएं तो क्या होगा? यहां पनेट स्क्वायर में हम देख सकते हैं कि एलील के दोबारा मिलने की क्या-क्या संभावनाएं बनती हैं। हमें मिल सकता है कैपिटल टी, स्मॉल टी और हाँ, यहां तक कि दोनों स्मॉल टी भी। और इसका नतीजा दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन में एक बिल्कुल क्लासिक अनुपात देखने को मिलता है, 3:1। मतलब 3 पौधे लंबे होते हैं और एक पौधा बौना होता है। वो बौनापन वाला गुण जो पहली पीढ़ी में पूरी तरह छिप गया था, अब शान से वापस आ गया है। ठीक है, तो अभी तक तो हम एक बार में सिर्फ एक ही गुण की बात कर रहे थे, पौधे की लंबाई। लेकिन क्या होता है जब हम एक से ज्यादा गुणों को एक साथ देखते हैं? बस यहीं पर मेंडल का तीसरा और आखिरी नियम काम आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, यानी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये नियम असल में ये कहता है कि अलग-अलग गुणों के जो अलील होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल आजाद होकर अगली पीढ़ी में जाते हैं। मतलब बीज का रंग क्या होगा, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बीज का आकार गोल होगा या झुर्रीदार। ये दोनों अपने अपने रास्ते पर चलते हैं। और इसे साबित करने के लिए मेंडल ने एक साथ दो गुणों पर नजर रखी। एक तो बीज का रंग जो पीला या हरा हो सकता था, और दूसरा बीज का आकार जो गोल या झुर्रीदार हो सकता था। और उन्होंने पाया कि अगली पीढ़ी में इन गुणों के हर तरह के कॉम्बिनेशन मुमकिन थे। और नतीजा वो तो और भी हैरान करने वाला था। एक बहुत ही सटीक और जादुई अनुपात सामने आया, 9:3:3:1। इस चार्ट से साफ पता चलता है कि हर तरह का कॉम्बिनेशन पैदा हुआ। गोल और पीले बीज, गोल और हरे बीज, झुर्रीदार और पीले और झुर्रीदार और हरे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये दोनों गुण एक दूसरे से पूरी तरह आजाद होकर अगली पीढ़ी में गए थे। तो आखिर मेंडेल के इस पूरे काम से हम क्या सीखते हैं? चलिए आनुवंशिकता के इन बुनियादी सिद्धांतों को एक बार फिर से दोहराते हैं। मेंडेल के काम का सार कुछ इस तरह है। पहली बात, हमारे गुण कुछ खास इकाइयों से कंट्रोल होते हैं जिन्हें हम जीन कहते हैं। दूसरी बात, इन जीन्स के अलग अलग रूप होते हैं, यानी एलील, जिनमें से कुछ डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव। और शायद सबसे बड़ी खोज ये थी कि आनुवंशिकता कोई जादुई या रहस्यमयी मिलावट नहीं है, बल्कि ये तो गणित के नियमों और अनुमान लगाए जा सकने वाले पैटर्न्स पर चलती है। मेंडेल के इन नियमों ने जेनेटिक्स की वो नींव रखी जिस पर आज पूरी इमारत खड़ी है। ये नियम आज भी बायोलॉजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये तो बस शुरुआत थी। हमारी अपनी जटिल जेनेटिक कहानी में न जाने अभी और कितने रहस्य छुपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।